रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि बेसिकली रैड, इस मॉडल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं और उनके मदद से आप वीडियो के अंदर जहाँ पे जंप करना चाहो वहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। अब उस कंपनी के अंदर एक क्लाइंट आता है और उस कंपनी को बोलता है कि मुझे ना ऐसा ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ये सुनने के बाद कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर उसने बनाने के लिए बोला है वो सॉफ्टवेयर बनाना, यही उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब जब भी कंपनी को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तब कंपनी के सामने अलग अलग मॉडल्स होते हैं और उन अलग अलग मॉडल्स में से कंपनी को किसी मॉडल को चूज़ करना होता है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके मदद से एक कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके से बना सकती है। तो अभी इमेजिन करो कि कंपनी ने इस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि बेसिकली रैड मॉडल को चूज़ किया है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, राइट। अब कंपनी ने रैड मॉडल को चूज़ किया है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, इसलिए हम ये देखते हैं कि रैड मॉडल का मतलब क्या होता है। अब रैड मॉडल को अगर ध्यान से हमने देखा तो इसके अंदर टोटल 5 फेजेस होता है। तो अभी सबसे पहले उन फेजेस को हम देखते हैं और उसके बाद रैड मॉडल का अप्रोच क्या होता है वो हम देखेंगे। अब रैड मॉडल का जो सबसे पहला फेज है वो है कम्युनिकेशन फेज। कम्युनिकेशन फेज के अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन फेज के अंदर जो टीम होती है जो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए असाइन की गई होती है, तो वो जो टीम है वो क्लाइंट जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है उस क्लाइंट के साथ वो टीम इंटरेक्ट करती है, मतलब वार्तालाप करती है, मतलब कम्युनिकेशन करती है। और कम्युनिकेशन करते करते वो ये पता लगाती है क्लाइंट से कि क्लाइंट के उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर से क्या क्या चाहता है वो ये पता लगाती है। मतलब बेसिकली वो रिक्वायरमेंट गैदर करती है इस फेज़ के अंदर। इस फेज़ को रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा फेज़ है वो है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ के अंदर क्या होता है? प्लानिंग फेज़ के अंदर हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमें कौन से टास्क करने हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, फिर वर्क शेड्यूल बनाते हैं हम हमारा, उसके बाद टास्क्स अलॉट किए जाते हैं इस फेज़ के अंदर और इसके बाद जो एस्टिमेटेड सॉफ्टवेयर कॉस्ट है या जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट इस फेज़ के अंदर निकाला जाता है, राइट। उसके बाद जो अगला फेज है वो है मॉडलिंग फेज। इस मॉडलिंग फेज के अंदर हम अलग अलग डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएफडी डायग्राम। डीएफडी डायग्राम का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम, और ऐसे अलग अलग डायग्राम्स होता है। अब ये सारे के सारे डायग्राम्स हम क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर होते हैं। अब ये डायग्राम्स हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इन डायग्राम्स की मदद से हमें हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को किन किन प्रकार के या कौन से यूज़र यूज़ करने वाले हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। हमें ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ों का फ्लो कैसा है या सॉफ्टवेयर का खुद का फ्लो कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इन डायग्राम्स को बनाने से हमें हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, हमें हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, राइट। अब जो अगला फेज़ है वो है कंस्ट्रक्शन फेज़। देखो, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तभी वो सॉफ्टवेयर बनेगा, राइट। ये जो बाकी की चीज़ है वो बस बाकी की चीज़ है, राइट। बट जो कोर पार्ट है वो है प्रोग्रामिंग। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी, हमें प्रोग्राम्स तो लिखने पड़ेंगे, राइट। तो वो जो कोर प्रोग्रामिंग पार्ट है वो कोर प्रोग्रामिंग पार्ट कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर होता है। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर सॉफ्टवेयर के लिए कोर प्रोग्रामिंग की जाती है। अब जो कोर प्रोग्रामिंग की जाती है उसका जो आउटपुट होता है वो एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है। अब वो जो प्रॉपर प्रोग्राम होता है या वो जो प्रॉपर कोड होता है, उस प्रोग्राम को या उस कोड को हम प्रोग्राम को कंसिडर करके आगे चलेंगे तो उस प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। मतलब बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या वो प्रोग्राम यूज़र के सारे रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी एक्सपेक्टेड इनपुट्स है वो एक्सपेक्टेड इनपुट्स देने के बाद वो प्रोग्राम एक्सपेक्टेड आउटपुट्स दे रहा है या नहीं। तो इस तरीके से उस प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर टेस्टेड और मॉडिफाइड प्रोग्राम निकल के आता है जिसको तुम वो सॉफ्टवेयर कंसिडर कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द डे यूज़र को चाहिए। और अब जो आखिरी का फेज़ है वो है डिप्लॉयमेंट फेज़।
इस फेज़ के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास बन के रेडी है उस सॉफ्टवेयर को यूज़र को डिप्लॉय कर दिया जाता है, मतलब कि बेसिकली दे दिया जाता है। फिर यूज़र उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा और फिर मे भी यूज़ करने के बाद वो जिस भी टीम ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उस टीम को फीडबैक देगा। तो डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर ये होता है। अब तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो अलग अलग फेजेस का अभ्यास अभी अभी हमने किया है, ये जो अलग अलग फेजेस है ये हर एक मॉडल में सेम ही है। मतलब जैसे रैड मॉडल है वैसे अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सारे के सारे मॉडल्स में सारे के सारे फेजेस ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हर मॉडल का जो अप्रोच है इन फेजेस को यूज़ करने का वो अप्रोच डिफरेंट है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ये समझने वाले हैं कि इस मॉडल का यानी कि बेसिकली रैड मॉडल का अप्रोच क्या है। अब हम रैड मॉडल का अप्रोच देखते हैं। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन फेज आता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो कंपनी है वो जिस क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनाना है उस क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, और कम्युनिकेशन के अंदर वो ये पता लगाती है कि उस क्लाइंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सिंपल। उसके बाद प्लानिंग फेज़ आता है। प्लानिंग फेज़ के अंदर वही सारी की सारी चीज़ें होती है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि प्लानिंग फेज़ के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से टास्क करने हैं, देन अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, देन रिसोर्सेस अलॉट करते हैं, फिर जो भी सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं। ये सारी चीज़ें प्लानिंग फेज़ के अंदर होती है। यहाँ तक तो सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल थी, पहले कम्युनिकेशन फेज़, उसके बाद प्लानिंग फेज़, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, बट अभी इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, और वो पार्ट ये है कि अब जो भी सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उस सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल मॉड्यूल्स, राइट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस लेट्स अज्यूम कि जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाना है उस सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है इनटू लेट्स से 3 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। अब हर एक मॉड्यूल को कंपनी एक टीम असाइन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 को टीम 1 असाइन की गई है, मॉड्यूल 2 को टीम 2 असाइन की गई है, मॉड्यूल 3 को टीम 3 असाइन की गई है। यहाँ पे n लिखा है वो डायग्राम के लिए, बट यहाँ पे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 3 मॉड्यूल्स में सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है, इसीलिए इमेजिन करो कि यहाँ पे 3 है, और n यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को कितने भी मॉड्यूल्स तक डिवाइड हम कर सकते हैं, और अगर उन सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक एक टीम असाइन कर दी गई तो ऐसे कितने भी टीम्स असाइन हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे n लिखा गया है। तो अभी हम ये देखते हैं कि टीम 1 क्या करती है। टीम 1 क्या करती है, अगर हमें ये समझ गया तो सारी की सारी टीम्स क्या करती है ये भी हमें समझ जाएगा, राइट, क्योंकि सारी की सारी टीम्स तो सेम चीज़ करती है, ठीक है। तो अभी टीम 1 जो है, जो भी मॉड्यूल उसे असाइन किया गया है उस मॉड्यूल के ऊपर सबसे पहले मॉडलिंग करेगी। मतलब जो भी मॉड्यूल उसे मिला है उस मॉड्यूल से रिलेटेड अलग अलग डायग्राम्स बनाएगी। तो अभी डायग्राम्स बनाने के बाद मॉडलिंग फेज हो गया। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज आएगा। जो भी मॉडल टीम 1 को मिला है उस मॉडल के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करेगी, मतलब उस मॉडल के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स लिखने की ज़रूरत है वो प्रोग्राम्स लिखेगी या वो प्रोग्राम्स डेवलप करेगी, देन उन प्रोग्राम्स को टेस्ट करेगी। बट ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द मॉड्यूल जो टीम 1 को मिला है, ओके। देन अगर टीम 2 की हमने बात की तो टीम 2 भी वही करेगी जो टीम 1 ने किया। बस फ़र्क ये है कि टीम 1 ने जो सारी की सारी चीज़ें की वो मॉड्यूल 1 के साथ की, बट टीम 2 जो सारी की सारी चीज़ें करेगी वो वही चीज़ें होगी, बट वो मॉड्यूल 2 के साथ ये सारी की सारी चीज़ें करेगी, ठीक है। मतलब टीम 2 मॉड्यूल 2 के साथ मॉडलिंग करेगी, टीम 2 मॉड्यूल 2 के साथ कंस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है। एंड टीम 3 जो है वो भी ये सारी की सारी चीज़ें ही करने वाली है, बट मॉड्यूल 3 के साथ वो सारी की सारी चीज़ें करेगी, राइट। एंड अभी एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे मॉड्यूल्स के कोड्स रेडी हो जाएंगे, और फिर उन सारे के सारे कोड्स को कंबाइन करके फाइनली वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, या ये वो सॉफ्टवेयर होगा जिस सॉफ्टवेयर की क्लाइंट को ज़रूरत है। और फिर उस सॉफ्टवेयर को फाइनली आखिरी के फेज़ में पूरा का पूरा डिप्लॉय कर दिया जाएगा, मतलब कि बेसिकली यूज़र को यानी कि क्लाइंट को दे दिया जाएगा। तो ये है रैड मॉडल का अप्रोच। अब हम ये समझते हैं कि रैड मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग टीम्स असाइन की जाती है। तो अभी क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर ये जो सारी की सारी टीम्स है वो साइमल्टेनियसली काम कर रही है, मतलब कि बेसिकली साथ में काम कर रही है, इसीलिए वो जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी से बन जाता है।
जल्दी से डेवलप हो जाता है और इसीलिए हम क्लाइंट को उस सॉफ्टवेयर को जल्दी से डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मतलब कि बेसिकली दे भी सकते हैं। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है 60 टू 90 डेज़ के अंदर। ये इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज है। एट द सेम टाइम इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है जो कि इसी के साथ रिलेटेड है, और वो ये है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब अगर सपोज बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अभी उस बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उस बड़े से सॉफ्टवेयर को बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर उस बड़े से सॉफ्टवेयर को बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया तो उन सारे के सारे मॉड्यूल्स में एक एक टीम भी हमें असाइन करनी पड़ेगी। तो अभी अगर सपोज हमने इतने सारे मॉड्यूल्स को इतने सारे टीम्स असाइन कर दी तो बहुत सारे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे होंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसीलिए उस कंपनी को इतने सारे डेवलपर्स को पैसे भी देने पड़ेंगे, और इसीलिए एक सॉफ्टवेयर के जो चार्जेस है या एक सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में और ये इन्फॉर्मेशन लाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत सारे एफर्ट्स गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।